अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं आपकी सिंटेक्स बोर्ड 11 क्लास की बायोलॉजी में जो चैप्टर है उन सब के। आज जो हम जिस चैप्टर के आपके पास जो एक्चुअली शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आए वो आपका चैप्टर 1 है आपकी 11th क्लास की टेक्स्ट बुक का एक्चुअली जो सिंध बोर्ड की स्पेशली उस चैप्टर का नाम हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो हम बिना कोई टाइम ज़ाया किए इस लेक्चर के शॉर्ट आंसर को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो काइंडली आप मेरे लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आए तो काइंडली इनको लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके काम की मैं लेकर आता रहूँगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारे से सवाल पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, तो पूछा जाता है कि वाई वाटर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर। दैट वर्ड इज इंपॉर्टेंट वर्ड कि भाई हम वाटर को एक्चुअली एम्फोटेरिक क्यों कहते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर सवाल भी सिंपल सा इसका आंसर होगा, वो क्या होगा। वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर बिकॉज दे टेस्ट बोथ एसिड्स एंड बेसिस। दिस इज द आंसर। अब ये होता क्यों है, बिकॉज water molecule has a slightly positive charge on the hydrogen atom and slightly negative charge on oxygen atom. This allows water molecule to act as proton acceptor यानी कि बेस, और प्रोटॉन डोनर यानी कि एसिड की तरह काम करे इन केमिकल रिएक्शंस। दिस प्रॉपर्टी of water molecules is important in the many biological and chemical processes such as maintaining of pH balance in the living organism। तो ये आपको पूरी बात भी पता चल गई। अगर आप चाहें तो आप इसे एक्चुअली मैं ये तो कहना चाहूँगा कि आप इसे यहाँ तक ज़रूर लिखें, पूरा भी लिखें तो दैट्स अ गुड फॉर यू। इसी के अलावा जो दूसरा आंसर आपसे पूछा जाता है वो भी बहुत आसान सा सवाल है। वो पूछता है कि वाई अमीनो एसिड्स आर नेम्ड सो, कि हम अमीनो एसिड्स को अमीनो एसिड्स ही क्यों कहते हैं, यानी कि अमीनो क्यों कहते हैं हम अमीनो एसिड्स को, अमीनो वर्ड आ क्यों रहा है, इसका सवाल सिंपल सा ये है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एक कार्बन होती है अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर। अगर हम सिर्फ एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल लें तो एक सेंटर के अंदर कार्बन होती है जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। उससे 4 बॉन्ड बनते हैं। एक बॉन्ड के साथ हमारे पास रेडिकल ग्रुप होता है जो वेरिएबल होता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द अमीनो एसिड। आपको पता है कि 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो 20 टाइप के अमीनो एसिड के पास ये 20 टाइप्स के आर ग्रुप होंगे जिसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं एक्चुअली। इसके अलावा हमारे पास नीचे हाइड्रोजन होगा और इसके बराबर में हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और उसके यहाँ पे हमारे पास अमीनो ग्रुप होगा। सही। दैट अमीनो ग्रुप इज नेम्ड, देयरफॉर वी कॉल दिस होल मॉलिक्यूल द अमीनो एसिड। एसिड हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर हमारे पास क्या आ रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास अमीनो ग्रुप आ रहा है। इस वजह से इस पूरे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड बोलते हैं। तो अब हम पढ़ भी लेते हैं सारी बातों की एक्चुअली बात क्या कहती है। जितनी बात मैंने आपको बताई वो सारी बात इसमें लिखी हुई है कि अमीनो एसिड आर नेम्ड सो बिकॉज दे कंटेनिंग अमीनो ग्रुप, सही है, and carboxylic group in their chemical structure. These two functional groups give the amino acid the ability to participate in the wide range of chemical reaction, including the formation of the peptide bonds which link amino acid together to form a protein। यानी कि ये बहुत सारे अमीनो एसिड ज्वाइंट होते हैं। द कनेक्शन बिटवीन द अमीनो एसिड इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। ये सवाल भी अब आपको पता चले, इसका आंसर भी अब आपको पता चल गया। देखिए, अगर हम तीसरा सवाल आपसे पूछता है कि हाउ मोनोसेक्राइड्स आर क्लासिफाइड। अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो उसका सिंपल सा आंसर होगा कि मोनोसेक्राइड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे कंटेन एक्चुअली। अब हम आपकी बुक ने एक चार्ट दिया है, उस चार्ट को हम पढ़ लेते हैं कैसे। देखिए कितनी टाइप्स होती है हमारे पास, तकरीबन 5 टाइप्स होती हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। इधर तो 5 लिखी हुई है, होती तो बहुत सारी हैं। ट्रायोस, टेट्रोस। ट्रायोस का अगर आप देखते हैं तो ट्रायोस के पास 3 कार्बन होती है, टेट्रोस का देखते हैं उसके पास 4 कार्बन होती है, पेंटोस के पास 5 कार्बन होती है, हेक्सोस के पास 6 कार्बन है, हैप्टोस के पास 7 कार्बन होती है। और हर एक मोनोसेक्राइड का फंक्शन एग्जाम्पल भी देता हुआ आ रहा है, यानी कि 3 कार्बन वाली मोनोसेक्राइड कौन सी होती है, ग्लाइसरोज हमारे पास होती है, ग्लिसरोस, जिसको हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी बोलते हैं और ग्लाइसरल अल्डिहाइड भी बोल देते हैं। दे आर द बोथ 3 नेम्स which is a name for trios only। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं टेट्रोस की, तो टेट्रोस में 4 कार्बन होते हैं हमारे पास, और इसका अगर हम नाम इसकी अगर एग्जांपल की बात करते हैं टेट्रोस की, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाती हैं, एराथ्रोस आ जाती हैं और एराथ्रोलोस आ जाती हैं। दे आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ द टेट्रोस। इसी तरीके से पेंटोस के अंदर 5 शुगर होते हैं, उसके साथ हमारे पास राइबोस एंड राइबोलोस आर द एग्जांपल ऑफ द पेंटोस। दे आर द बहुत अबंडेंट शुगर इन द अबंडेंट मोनोसैकेराइड्स इन द organism
इन द रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमारे पास जो रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं वो इसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी जो आती है जिसको हम हेक्सोज बोलते हैं, इसके बाद 6 कार्बन होते हैं, वो होती है हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। दे आर द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ द हेक्सोज मोनोसेक्राइड। ये आपके लिए एमसीक्यूज बन सकता है, तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। इस तरीके से हेप्टोस, हेप्टोस हमारे पास जो एग्जाम्पल होती है वो किसी होती है, उसके बाद 6-7 कार्बन होते हैं, और उसकी एग्जाम्पल होती है हमारे पास ग्लूकोहेप्टोस। हेप्टोस का मतलब होता है 7। अब आपको ये बात भी समझ में आ ही गई होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे से जो क्वेश्चन 4 मालूम करता है वो पूछता है कि इन लिस्ट बायो एलिमेंट्स मेकअप 98% ऑफ लिविंग सिस्टम। यानी कि आप बोल रहा है कि आप वो बायो एलिमेंट क्या करें, लिख दें, नाम लिखें बस उनके, जो हमारा 98% बनाते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सिस्टम का क्या बनाते हैं, 98% बनाते हैं। तो ये हम क्या लिखते हैं, मैंने 6 एलिमेंट डाल दिया आपके पास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और इसी तरीके से phosphorus। दे आर द 6 एग्जाम्पल्स और दे आर द 6 बायो एलिमेंट विच मेकअप 98% ऑफ द ह्यूमन लिविंग सिस्टम, और सॉरी ऑल लिविंग सिस्टम एक्चुअली। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे से क्वेश्चन 5 पूछता है कि वाई फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। इसका बहुत आसान सा आपको आंसर मिलेगा। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही तो जल्दी से आप एक लाइक भी कर दीजिए और अब तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो यार काइंडली मेरे लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है कि इस काम में बहुत मेहनत लगती है और ये सारी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ, सिंपल सी बात है। और अगर आपको पता है अगर आप अकेडमीज में जाए तो दे ऑल ये सारे नोट्स आपको ऑफ कोर्स किसी ना किसी कॉस्ट पे मिलते हैं, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन ये मैं सब आपको एज अ फॉर यू गाइस दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर और इंटर में होते हैं उनको किन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँ। तो आपका थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी फ़ायदा और आपको भी फ़ायदा हो। स्टूडेंट्स 5वां सवाल मैंने आपको बताया था, पूछता है कि फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। इसी तरीके से तो अब इसका आंसर की बात करते हैं। आंसर थोड़ा एलोबोरेट है, आप ये आप बोलेंगे शॉर्ट नहीं सर लॉन्ग है, देखिए इतना शॉर्ट होता है, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम्स के अंदर। अगर आप इतना भी नहीं लिखेंगे तो आपका एक्चुअली पूरा कॉन्सेप्ट नहीं जा पाएगा। एग्जामिनर जो चेकिंग कर रहा होता है वो अंधा तो नहीं होता, जाहिर सी बात है। लोग बोलते हैं कि ऐसे आप कुछ भी लिखते चेक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, चेक तो होता है एक्चुअली, और नंबर भी आपको मिलते हैं चेकिंग के बाद। अब इसका आंसर होगा हमारे पास फैट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट बिकॉज इट हैज़ हायर कैलोरी कंटेंट। यानी कि जो फैट्स होते हैं ना वो हमें ज़्यादा कैलोरीज देते हैं, यानी कि उनके पास ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। 1 ग्राम फैट कंटेन 9 कैलोरीज वाहिल 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन 4 कैलोरीज। इस वजह से हमें फैट्स क्या देते हैं, ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट से। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बोलता है कि द बॉडी कैन मोर इफिशिएंटली स्टोर एंड यूज़ द फैट्स एज एन एनर्जी सोर्स व्हेन बॉडी बर्न्स फैट्स इट जनरेट्स द मोर एटीपी। यानी कि जब बॉडी फैट को बर्न करती है तो मोर एटीपी जनराती क्या क्या प्रोड्यूस करती है, मोर एटीपी जनरेट करती है। इट जनरेट्स मोर एटीपी पर ग्राम देन कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन इट्स बर्न। एक्चुअली ये कहना चाह रहा है इधर बात, तब आपको बात समझ में आ गई होगी कि दिस इज द रीज़न व्हाई फैट कैन सस्टेन एनर्जी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम देन कार्बोहाइड्रेट। यानी कि अब आपको पता चल गया होगा कि फैट क्यों ज़्यादा एनर्जी देते हैं लंबे टाइम के लिए, फैट से क्यों, क्योंकि उनके पास कैलोरी कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स आपको पाँच छः सवाल का भी आंसर मिल गया है। तो इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे से पूछता है कि हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन। देखिए आपने पढ़ा होगा डीएनए बना हुआ होता है हमारे पास 3 पार्ट से। डीएनए का फंक्शनल यूनिट होता है हमारे पास, जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। इसको मैं क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड होता है। इसको मैं यहाँ ये होता है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड के पास फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट के साथ पास होती है क्या हमारे पास, पेंटोस शुगर होती है। क्या होती है, पेंटोस शुगर होती है, जो भी हम पढ़ते हुए आए थे। पेंटोस शुगर के बाद क्या होती है हमारे पास, एक होता है हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस। तो ये तीनों जब ये जब तीनों केमिकल कंपाउंड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। समझ रहे हैं आप बात, तो ये होता है फ़र्क। तो अब हम देखते हैं कि इन जब इस न्यूक्लियोटाइड को बनवाने के अंदर कितने स्टेप क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो मैंने इधर नीचे लिखे हैं, दिस प्रोसेस पजेस इंक्लूडिंग फॉलोइंग। अब इधर नीचे मैंने लिखा हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स, द जनरल प्रोसेस इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स। तो आप वो स्टेप्स को देख लें। सबसे पहले क्या होती है, एक्टिवेशन ऑफ शुगर होती है, यानी कि द शुगर मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड। क्योंकि राइबोस होता है, राइबोस किसके पास होगा हमारे पास, आरएनए के पास होगा, और ड्यूक्सी हमारे पास किसके पास होगा, डीएनए के पास होगा। ये बात मैं आपको थोड़ी क्लियर करना चाह रहा था। इसी तरीके से
अगला जो स्टेप आता होता है हमारे पास अटैचमेंट ऑफ नाइट्रोजनियस बेस टू शुगर, शुगर पर होता है नाइट्रोजनियस बेस सच एज एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन इज एडेड इन एक्टिवेटेड शुगर, यानी कि जो एक्टिवेट शुगर होगी अब उसके अंदर क्या ऐड होगी हमारे पास जाके नाइट्रोजनियस बेसिस हो जाएगी जो कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन में से कोई एक होगी। इसके बाद पॉलीमराइजेशन होगी, यानी कि अब क्या होगा, द न्यूक्लियोटाइड आर देन ज्वाइंट टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन। अब वो क्या करेंगे, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना वैसे ही लंबे होंगे, ये न्यूक्लियोटाइड है समझा आप। तो ये जो अभी क्या करेंगे आपस में पॉलीमराइजेशन करेंगे, यानी पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मराइजेशन का मतलब होता है चेन, यानी कि आप बहुत लंबी चेन बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड की। और उन एक अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है, शुगर आ जाती है, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नाइट्रोजन स्पेस आती है, और जो एंड के अंदर क्या होती है हमारे पास फॉस्फेट होती है। तो ये स्ट्रक्चर मुझे आपको समझाना था और स्टेप भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप एग्जाम में भी लिखेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, आपको इसके नंबर मिलेंगे पक्के। इसके बाद हमारे पास पूछा जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड ग्लिसरॉल, एसाइल ग्लिसरॉल एंड अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल। अच्छा, अब आपकी ही बुक से मैंने चार्ट उठाया उठाया ताकि मैं आपको जल्द इजीली समझा सकूँ कि कैसे आपने ये सवाल अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या बनाना है, डिफरेंस का चार्ट बनाना, उधर आपने सैचुरेटेड की एक जगह हेडिंग डालनी है और दूसरी जगह अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल की हेडिंग डालनी है। सही है। अब आपने ऐसा एग्जाम में करना है। अब मैं क्या पढ़ूंगा, सबसे पहले सैचुरेटेड को पढ़ लूँगा जो कि एक्चुअली फैट्स कहलाते हैं, और अनसैचुरेटेड क्या कहलाते हैं, ऑयल्स कहलाते हैं। आपको पहला डिफरेंस पता चल गया, यानी कि सैचुरेटेड आप फर्स्ट आर द ऑयल फैट्स, क्या है, फैट्स हैं, और अनसैचुरेटेड क्या है, ऑयल्स है। ये आपको पहला डिफरेंस पता चल गया। दूसरा, दे डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड्स, इनके पास डबल बॉन्ड्स नहीं होते, इनके पास सैचुरेटेड के पास डबल बॉन्ड्स नहीं होते। ये आपके पास दूसरा आ गया। इसके बाद अगर हम देखते हैं, इनके पास डबल बॉन्ड्स होते हैं, इनके पास अनसैचुरेटेड के पास डबल बॉन्ड्स होते हैं डबल बॉन्ड्स के पास, इनके पास नहीं होते, इनके पास होते हैं। इसी तरीके से आपने 3 से 5 डिफरेंस नहीं, अगर आप 3 दोनों साइड पे लिखेंगे तो तब भी आपका सवाल सही होगा, अगर आप 5 भी लिखेंगे तो तब भी आपका सवाल सही होगा। अगर हम इनमें बोलते हैं कि इनके कार्बन के एटम के अंदर कितने बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है फैट्स के पास, और वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, लेकिन ये ऑयल्स होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम इनमें बात करते हैं तो इनके पास कार्बन की क्या होती है, लंबी चेन होती है, कार्बन एटम्स के दरमियान में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। उनकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या आती है, स्टीरीन आती है, जिसको हम नॉर्मल फॉर्म में कह देते हैं, चर्बी जो होती है उसको स्टीरीन कहते हैं, आपने एक्चुअली देखी होगी। इसके बरक्स अगर जो ऑयल होते हैं हमारे पास वो अनसैचुरेटेड होते हैं, उनके पास डबल बॉन्ड्स होते हैं, कंटेन वन और मोर देन डबल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन चेन, दे हैव अ स्टेबल फिजिकल स्टेट यूजुअली फाउंड एट द लिक्विड स्टेट एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल रहते हैं। इन प्लांट्स फाउंड इन प्लांट्स ऑल्सो कॉल्ड ऑयल ले। अच्छा, अगर हम इनमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास मिल जाते हैं लिनोलिन फाउंड इन सीन, ये भी एक ऑयल का नाम है, लीन ऑलिन। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स मिल गई हैं अगर आपको और यही आपका एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन था आपके चैप्टर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से। अगर स्टूडेंट्स आपको कुछ भी इसमें इशू आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कोई इशू आया होगा। अगर आपको कोई सवाल बनता है उसका मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आने वाले हमारे लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।